नमस्कार, मैं राकेश परमार। सबसे पहले तो आज 26 नवंबर है, भारतीय संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन उसके पहले जो मुंबई में आज पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हमला किया था और हमारे सुरक्षा के जवान और कुछ सिविलियंस ने भी जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, मैं उन सब के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और उन्हें झुक के सत सत प्रणाम करता हूं। ईश्वर उनको ज़रूर सदगति दिए होंगे, अपने श्री चरणों में स्थान दिए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने बहादुरी का काम किया है, वीरता की पराकाष्ठा की है। खासतौर से वो सिपाही तुकाराम जी जो निहत्थे एक आतंकवादी AK-47 से लैस था, उसे भिड़ गए और उनके पास जो सबसे ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण चीज़ थी, अपनी जान, उसको उन्होंने इस देश के नाम बलिदान दे दिया। ऐसे महान सिपाहियों को मैं पुनः सादर प्राप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद और जय हमारा सिपाही। मित्रों, आज चर्चा तुकाराम जी जैसे लोगों पर नहीं है, क्योंकि वो लोग चर्चा से ऊपर है। वो श्रद्धा सुमन के नहीं, वो सिर्फ दिल में श्रद्धा रखने के लायक हैं। उनके नाम आते ही शीश झुक जाता है सम्मान में। ऐसी महानता बिरले लोगों में होती है, उन पर चर्चा क्या करें। वो सब चर्चाओं से ऊपर के लोग हैं, महान लोग हैं, हमारे बहुत ही बहादुर लोग हैं। और बहादुरों के लिए बात नहीं की जाती, बहादुरों के सामने सिर्फ शीश झुकाया जाता है, नमन किया जाता है, गुणगान की जाती है। तो ये अनंत गुणगान उनके लिए है, ये आध घंटा 1 घंटे के लिए चीज़ नहीं है। तो उनको मैं सादर प्रणाम करके आज बात भारतीय संविधान पर। मित्रों, मैं कहूँगा कि जय बोलो संविधान की, जय बोलो आप उस संविधान की जिस संविधान ने हमको कुछ भी बोलने की आज़ादी दी है। जय बोले हम उस संविधान की जिस संविधान की आज़ादी में हम किसानों पर पानी की बौछार कर देते हैं, आंसू गैस के गोले चला देते हैं। जय बोले हम उस संविधान की जिस संविधान के शक्ति ने किसानों को अपने ही बच्चों पर, वो जो पुलिस के लोग हैं जो बैरियर लगा करके उनको रोक रहे हैं कि आप इसके आगे नहीं जा सकते, वो किसान के ही बेटे हैं। क्योंकि किसी कमिश्नर का बेटा कांस्टेबल नहीं होता, किसी प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो लोग इस जिनके विरुद्ध वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से किसी का बेटा आपको सड़क पर रोकने के लिए खड़ा नहीं होता। वो आप ही का बेटा होता है, आप ही का भाई होता है, आप ही का भतीजा होता है। आप अपने ही भाइयों के ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं। ये भी जय बोलने की बात है। अब विरोध प्रदर्शन, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी चीज की मांग की हो, हमारे देश में उसका रूप बहुत विभत्स होता जा रहा है। इस पर भी जय बोले संविधान की। भारत पाकिस्तान में आए दिन बमबारी, गोलीबारी सुनने में मिलता है। हम सुनते रहते हैं कि आज सीज फायर में हमारे इतने बहादुर जवान शहीद हो गए, इस सिविलियन क्षेत्र में गोलीबारी चली और इतने लोगों को गोली लगी। लेकिन उससे ज़्यादा विभत्स मैं देखता हूँ कि आज आंदोलन में जिस तरह से पानी की बौछारें होती हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं, जिस तरह से पथराव हो रहा है और दोनों तरफ से, मतलब बड़ा ही दुखद परिदृश्य उत्पन्न होता है जब हम देखते हैं कि हमारे ही लोग, हमारे ही संविधान के शक्ति मिले हुए और हमारे ही सरकार के विरुद्ध जब वो प्रदर्शन करते हैं तो एक तरफ से, दोनों तरफ से पथराव करते हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आती। हम उसी संविधान की जय बोलो जिस संविधान के आड़ में हम रेल पटरी उखाड़ देते हैं, सार्वजनिक संपत्ति जला देते हैं, जो मर्जी होता है, जिधर होता है हम उस पर गोली चला देते हैं। ये संविधान की जय बोले। हमें आज इसी पर चर्चा करना है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले संविधान निर्माताओं को मैं एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और एक बात बताता हूं कि भाई 389 मेंबर थे संविधान सभा में, बाबा साहब भी थे, लेकिन वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मतलब संविधान बनाया किसी और ने, सृजन किसी और का था, परिकल्पना किसी और की थी, बाबा साहब ने उसका ड्राफ्टिंग भर किया था, उस कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन वोट बैंक के चक्कर में मैं बाबा साहब की प्रतिष्ठा, बाबा साहब की योग्यता, बाबा साहब के योगदान, विद्वता, उनके देश के प्रति किए काम को कमतर करके नहीं आंक रहा हूं।
मैं बता रहा हूं कि बाबा साहब अब आज के तारीख में जब ऊपर से देख रहे होंगे कि आज संविधान सभा में सिर्फ हमारी ही तस्वीर लगाई गई है और किसी हमारे साथी की गुणगान नहीं की गई है, तो उनको बड़ा तकलीफ हुआ होगा। वो रो रहे होंगे वहां से कि यार हमने अपना कैसा देश छोड़ करके आए हैं, किस देश के लिए हमने अपनी मेहनत कर करके संविधान संरचना किया है, जिसमें वो लोग उन लोगों का योगदान ही नहीं बता रहे हैं जो संविधान बनाने में हमारे सहयोगी थे या जिन लोगों का परिकल्पना हमारा संविधान था। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है कि हम आपसे बताएं कि संविधान सभा में कई लोग थे। संविधान सभा में 389 लोग थे जो सदस्य थे, जिन लोगों ने संविधान, जिसमें कुछ ब्रिटिश हुकूमत के लोग भी थे, कुछ राजवाड़ों के लोग भी थे, कुछ नामित लोग भी थे, कई तरह के लोग थे। उनका चर्चा करके आप घंटा भर बिगड़ जाएगा। 2 कमेटियां बनी थी, जिन दोनों में एक परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी बने, एक के अध्यक्ष ये थे, और एक सच्चिदानंद मिश्र जी, आदरणीय सच्चिदानंद मिश्र जी। और ये वो दोनों अलग अलग कमेटियां बनी थी, जिनमें बहुत समय लगा था संविधान बनाने में, और बना करके उसको एक ड्राफ्टिंग करने के दी गई थी, जिसके श्री अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। तो संविधान निर्माण में अगर आज चर्चा होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र और उन तमाम 389 लोगों का भी चर्चा हो, उनको भी प्रणाम हो, उनको भी अभिनंदन हो, उनका भी अभिवादन हो, उनका भी गुणगान हो, तब जाकर के संविधान बनाने की संविधान सभा में बात होगी। जय हो संविधान की। मित्रों, भारत का संविधान अब वो संविधान नहीं रहा जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद मिश्र जी ने परिकल्पना किया था और जिसका प्रारूप डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। आज हमारे संविधान में 104 बार संशोधन हो चुका है। अभी लास्ट संशोधन जो 104वां हुआ था वो 10 दिसंबर 2019 को हुआ था, अनुसूचित जनजाति आयोग के पुनर्गठन, मतलब दोबारा 10 साल के लिए बढ़ा देने पर। पहला संशोधन जो हुआ था 10 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जो 18 जून 1951 को पास हुआ। एक इंतफाक की बात है कि जो पहला संशोधन हुआ था वो भी सामान्य वर्ग, मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया, सामान्य वर्ग के लोगों के अधिकार छीनने, सिंचित करने और उनके मनोबल को तोड़ने का था। और जो अभी लास्ट संशोधन हुआ 104 जो अभी 10 दिसंबर 2019 को हुआ है, वो भी सामान्य वर्ग के लोगों के आत्मा को मारने, उनके अधिकार को छीनने और उनको करीब करीब 2 दर्जे का नागरिक बना देने जैसा है। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, चर्चा कर रहा हूं कि क्या हमको अपने संविधान पर एक बार पुनः निर्माण के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है? जब वो संविधान रहा ही नहीं जिस संविधान की हम पूजा करते हैं, तो उस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि हमारा संविधान क्या वो वाला संविधान है जिस संविधान की हम चर्चा करते हैं, जिस संविधान के हम गुणगान करते हैं? हमें इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारा संविधान उस स्थिति में आया हुआ है कि हम 104 बार उसको अमेंडमेंट किए हैं, और 104 अमेंडमेंट में मैं बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी अमेंडमेंट जनहित के लिए नहीं हुआ है। मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, किसी को तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि हमने जितने संविधान में संशोधन किए हैं वो सब के सब वोट बैंक को ध्यान में रख करके किए हैं। भारत के जन भावनाओं और भारत के किसी हित के लिए नहीं किया। ये एक महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात है। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूं। अभी अभी मैंने अपना जो मेरा मुख्य दरवाजा था घर का, उसको हमने बदला है। परेशानी ये थी कि उस दरवाजे में जब मैं मोटरसाइकिल चलाता था ना, तो वो मोटरसाइकिल की हैंडल उसमें लगती थी। पुराना दरवाजा था, छोटा दरवाजा था। हाँ विकास सिंह, नमस्कार। सोचते सोचते मैंने सोचा कि अगर ये दरवाजा बदलूंगा तो ये इतना बढ़िया दरवाजा है, वो अब उसका कहीं कोई काम नहीं आएगा, बेमतलब 10-15 हज़ार रुपये का बैठे बैठाए फटका लग जाएगा। कोरोना काल में वैसे ही पैसे की बहुत कमी है, बड़ी तंगी है, बल्कि कहूँगा कि क्राइसिस है।
और उसके बाद भी अगर मैं खर्चा करूं, लेकिन मैं देखा कि काम चल नहीं रहा है। हर बार मोटरसाइकिल का हैंडल लग जाता है, उसको टेढ़ा करके बड़ा मुश्किल से करना पड़ता है, पाँव फंस जाता था, चोट लग जाता था। लेकिन मजबूरी बस इस ही मुझे उस दरवाजे को बदलना पड़ा और अब एक उसके स्थान पर एक फौलाद का, उससे थोड़ा चौड़ा और उससे थोड़ा लंबा दरवाजा लगाया हूं। हालांकि अभी वो जाम किया गया है, 8-10 दिन तक सेट होगा, उसके बाद वो चलने लगेगा। लेकिन जब वो चलने लगेगा तो अब मेरा मोटरसाइकिल आराम से आ जाएगा, मुझे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों, दरवाजा जब मैंने बदला ना, तो 2 चीजें उसमें बड़ा महत्वपूर्ण देखने को मिला। सबसे पहले एक बात था कि जो दरवाजे को मैं बड़ा बढ़िया और बहुत सुंदर मजबूत मानता था, वो अंदर से बिल्कुल दीमक उसको खा गया था। मिस्त्री बता रहे थे कि ये साल 6 महीने में तो ये अपने आप भरभरा के गिर जाता, क्योंकि उसके चौकट उकट तो दीमक बिल्कुल खा गए हैं। जिस पर पल्ला आपका चल रहा है, पल्ला तो करीब करीब ठीक है, लेकिन चौकट जिस पर वो दरवाजा टिका था वो अब खत्म हो चुका था। अब वो बिल्कुल काम का नहीं रह गया था। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज ऊपर से इतनी बढ़िया दिखती थी, अंदर से उतनी स्थिति उसकी बदतर थी, ये बात मुझे पता ही नहीं था। कहीं यही स्थिति हमारे संविधान की तो नहीं हो गई है कि हमें ऊपर से जो इतनी बढ़िया और मजबूत दिख रही है, अंदर से वो एकदम दीमक खा गया है, अंदर से वो एकदम खोखला हो गया है। हालांकि एक चीज तो मुझे दिख रहा है कि हमने उसको 104 बार संशोधित कर दिया, मतलब वो संविधान नहीं रहा जिसको हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र जी की अध्यक्षता में जो संविधान सभा बनी थी और जिसमें उन महान विद्वानों ने हमारे संविधान की संरचना की थी, जिसको बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था और ड्राफ्टिंग करके प्रोड्यूस किया था आज की तारीख में 26 नवंबर 1950 को, धर्मेंद्र सुभाषिर्वाद। तो 104 बार तो संशोधित हो ही चुका है, तो अंदर से ना सिर्फ बाहर से तो खोखला दिख ही रहा है। दूसरा, जितने अमेंडमेंट अब तक हुए हैं वो सारे पॉलिटिकल अमेंडमेंट है, देश हित तो उसमें कहीं कोई नहीं है। कुछ मुद्दे लोग कह सकते हैं कि परमार तुम कैसे झूठ बोल रहे हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयलरी का राष्ट्रीयकरण जैसे जनहित का मुद्दा था, जो सेठों के पास पैसा था, जो बैंकिंग सेठों के पास थी, उसको श्रीमती इंदिरा जी ने आम आदमी के लिए खोल दिया। बिल्कुल सही, एकदम सत्य बात। लेकिन ये भी तो सत्य बात है कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन किया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा जी ने किया था, बिल्कुल नो डाउट, कोयलरी का राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया था, लेकिन उन्हीं के बेटे ने निजी बैंकों को खोलने की परमिशन दिया। मतलब आपका वो निर्णय गलत साबित हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। आपका जो सोच था, आप जिस सोच के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण की थी, मैं आपके सोच को गलत नहीं ठहरा रहा, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं श्रीमती इंदिरा जी के किसी निर्णय को गलत ठहराऊं। लेकिन आपके ही बेटे ने निजी बैंकों का लाइसेंस दिया, या तो आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपेक्षाकृत बढ़िया काम नहीं किया, तभी तो निजी बैंक को खोलने की आवश्यकता श्री राहुल गांधी जी के पिता श्री राजीव गांधी जी को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुत्र श्री राजीव गांधी जी को लगा। आपकी पुत्रवधू जो कि सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री थे, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पहले परम आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो निर्णय तो सोनिया जी का चलता था। तब तो हमने चीन की और शंघाई बैंकों तक को यहाँ पर शाखा खोलने की इजाजत दे दी थी, जिसको आमतौर पर कहा जाता है कि ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने का बैंक है, जिसको आम भाषा में लोग स्विस बैंक कहते हैं। स्विस बैंक का नाम नहीं हो, स्विट्जरलैंड का बैंक है, स्विस बैंक कहते हैं। हमारे भारत के बैंक को भारतीय बैंक बोलते हैं, उसी तरह से स्विट्जरलैंड के बैंक को स्विस बैंक बोलते हैं। तो स्विसी बैंक नहीं है जो ब्लैक मनी को ठिकाना लगाता है। शंघाई और हांगकांग बैंक तो उससे भी बड़ा है। प्राप्त सूचना के अनुसार नोटबंदी के बाद में जो एक मोटी रकम स्विस बैंक के माध्यम से बाहर गई है, वो चर्चा का विषय है। तो अगर आपने अमेंडमेंट किया था जिसको जनहित, कुछ लोग कह सकते हैं कि जनहित का मुद्दा था, राकेश इसको तुम गलत कह रहे हो, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि अगर ये जनहित का मुद्दा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, तो उन्हीं के बेटे को निजी बैंक खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक विषय है ना सोचने का, ये एक विषय है ना जिस पर चर्चा किया जा सकता है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। अब आते हैं कोयलरी का निजीकरण।
कोयलरी का निजीकरण करने के पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई फिर कोयलरी को प्राइवेट हाथों में बेचने की क्या जरूरत पड़ी, जिसका कोल घोटाला आपको बड़ा मतलब लाइमलाइट में लाया। आपके सरकार के जाने का एक बड़ा कारण भी कोल घोटाला था। सब लोग कोलगेट घोटाला जो बोलते हैं, जिसमें एक बड़ा बहुत बड़ा उद्योग घराना और एक बड़े न्यूज चैनल उसमें बड़ा चर्चा में आए थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चर्चा का तो विषय था ना भाई। इन विषय पर सोचना पड़ेगा कि जब कोयलरी का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया तो उन्हीं के पुत्र वधु ने उस कोयलरी को फिर निजी हाथों में आवंटित करने की जरूरत क्यों महसूस की? मतलब क्या स्वर्गीय इंदिरा जी का वो निर्णय गलत था कि कोयलरी को निजी हाथ से लेकर के एक सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया जाए? क्या ये वो उस वक्त का उनका निर्णय था और अब वो निर्णय बाद में फेल होता लगा, इसीलिए सोनिया जी ने कहा कि नहीं, हमारे सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निर्णय बड़ा गलत था, वो जनहित में नहीं था और मैं बहुत जनहित की महिला हूं और जनहित सोच रही हूं, इसलिए मैं इसको निजी हाथों में अब सौंप रही हूं? या सोनिया जी ने गलत किया कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे करना क्या है और उन्होंने कोयलरी को निजी हाथों में दे दिया ताकि आराम से आसानी से घोटाला हो सके? इस सब प्रश्न है जिसका उत्तर बनता है और उत्तर देना चाहिए सोनिया जी को और लोगों को। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमने संविधान में संशोधन किया वो सारे के सारे राजनीतिक संशोधन थे, चाहे वो शाहबानो वाला केस का मामला हो, राम मंदिर में ताला खुलवाने जैसा मामला हो, या और 104 बोलने पर लंबा हो जाएगा। मैं सीधा कह रहा हूं कि अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट पॉलिटिकली हैं, जनहित कोई सा भी नहीं। अभी अंतिम जो अमेंडमेंट हुआ है SC/ST एक्ट वाला, ये तो सीधा सीधा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वोट बैंक को ध्यान में रख करके किया गया है। मतलब हम 104 बार अपने संविधान के मूल आत्मा का हत्या कर चुके हैं इस चक्कर में कि हमको उसमें वोट बैंक की राजनीति दिखे और वोट बैंक उसमें आवे। तो अगर हम वोट बैंक को ख्याल रख करके अमेंडमेंट कर सकते हैं तो एक बड़ा जनहित को ख्याल रखते हुए उसको पूरे को एक बार रिवाइज करने की हम सोच नहीं सकते? क्या ये उचित नहीं होगा? मेरा मुतालबा यही है, मेरा मांग आपसे यही है कि क्या हम उस संविधान की जय बोले जिस संविधान के प्रदत्त अधिकार के तरह से हमको कुछ भी कर देने की छूट है, हमको कुछ भी बोलने की छूट है, जिस संविधान में हमको प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, जिस संविधान में हम प्रदर्शन करने के लिए रोड पर आते हैं, उसी संविधान में प्रदर्शन के नाम पर लोगों को मार देने का अधिकार है। मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि जय बोलो संविधान की। वो मैं पुनः इस विषय पर एक बार दोबारा आपसे डिटेल में बात करने से पहले थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर क्यों हमें किसी की मांग करने की आवश्यकता पड़ती है। हमने उसके लिए एक सरकार चुना है, हर आदमी अपना प्रतिनिधि चुना है, विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक, ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत तक हमारे प्रतिनिधि हैं। मतलब हम गांव का प्रधान से लेकर के प्रधान के सदस्य तक का चुनाव हम अपने करते हैं। मतलब हमारे ही लोग हैं, वो लोग बाहर के लोग नहीं है, ना ही वो कोई परीक्षा देकर के आए लोग हैं। मतलब वो तमाम लोग हमारे ही द्वारा चुने हुए हैं। मतलब प्रधानी से लेकर के और प्रधानमंत्री तक हमारा अपना आदमी है जो हमारे हितों के लिए चुना गया है। तो फिर हमको किसी चीज की मांग करने के लिए सड़क पर उतरने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्यों जरूरत पड़ी? इस विषय पर चर्चा होना चाहिए कि नहीं? आखिर हमने जब प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक खुद का चुना हुआ है, मेरे ही चुने हुए सारे लोग हैं, तो फिर मुझे सड़क पर आकर के तोड़ फोड़ मचाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस विषय पर चर्चा हो। दूसरा, अगर मैं मान लो कि किसी चीज के लिए हमको सड़क पर आना ही पड़ा, तो फिर संविधान के कौन से नंबर पढ़ने पर लिखा हुआ है कि मुझे बस फूंकना है, मुझे रेल पटरियां उखाड़नी है, हमको रेल के पटरियों पर खाना बनाना है, उसी पर सोना है और रेल का आवागमन टोटल बंद कर देना है? ये संविधान में मिले अधिकार, जिसके अधिकार के तहत आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमको ये बताएं कि कौन से नंबर पढ़ने पर ये लिखा है कि आप रेल पटरी उखाड़ देंगे। और अगर आप ये नहीं करते हैं
आप उखाड़ रहे हैं, तो फिर संविधान के किस नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि पुलिस की बर्बरता उनके पीठ पर लठ बजा करके आंसू गैस की गोले छुड़वा करके किया जाए? हम ये बात अब तक नहीं समझ पाए। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि मैं संविधान का पहले पन्ने से लेकर के आखिरी पन्ने तक एकदम रट लिया हूं, अक्षरशः लाइन बाई लाइन पढ़ा हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये तो जरूर कह सकता हूं कि संविधान की थोड़ी बहुत मेरे पास जानकारी है, और मुझे ये स्पष्ट और पूर्ण जानकारी है कि संविधान के किसी भी पन्ने में नहीं लिखा हुआ है कि आप प्रदर्शन करिए, रेलवे लाइन का प्रयोग करें और रेल पटरी उखाड़ दें। आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार के संविधान की धारा 19 के अंतर्गत आपको संविधान के दिए धाराओं में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन रेल पटरी उखाड़ के होती है, जो सार्वजनिक बसें हैं उसमें आग लगा के होती है। पिछले बार हमने देखा था जाट आंदोलन में एक नई गाड़ियों, महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों के शोरूम को भी हमने फूंक दिया। हम इतने ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं, हमको संविधान में इतने अधिकार मिल गए, किस पन्ने पर लिखा हुआ है? तो क्या हमें एक बार संविधान को वापस परिभाषित करने या एक बार वापस रूपांतरित करने या एक बार वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है? हमने 104 बार उसमें पन्ने जोड़े हैं ना भाई। अब आप सोचिए कि जिस पैंट में 104 पैबंद लग गए हैं उसका असली कलर तो दिखेगा ही नहीं कि असल वो लाल कलर था कि पीला कलर था। तो ये विषय पर एक बार हम सब लोगों को एक मत बना करके सोचना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई अब तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सारे के सारे वोट बैंक को ख्याल में रख करके किए गए हैं। तो एक बार जनहित में कर दिया जाए, और जनहित ये है कि संविधान संशोधन के जगह एक बार पुनः संविधान निर्माण किया जाए। इस बात की मांग होनी चाहिए कि नहीं? आज संविधान दिवस पर यही मेरी मांग है कि एक बार जरूर ये चर्चा हो कि संविधान दिवस पर संविधान के निर्माण पुनः निर्माण पर चर्चा हो। जो चीजें हमारी कमी हो गई हैं, जो चीजों में कमी है, जो चीजों में जो चीजें कमी बेसी रह गई हो, हम उस पर चर्चा करें। और हो सकता है अभी के हमारे विद्वान लोग इस विषय पर चर्चा कर करके एक और बढ़िया संविधान का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा भारत का संविधान बना था तो उसमें कई चीजें तत्कालिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए की गई थी। क्योंकि तब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमारे महान विद्वानों को तो ये परिकल्पना भी नहीं होगा ना कि राकेश परमार जैसा साधारण आदमी भी फेसबुक के माध्यम से कुछ भी बोल देगा, कहेगा कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। संविधान निर्माताओं को ये ख्याल भी नहीं हुआ होगा कि एक टुच्चा सा आदमी देश विरोधी नारे जेएनयू में लगाएगा, देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में, और उसी संविधान के शक्ति की मजबूरी में वही पुलिस वाला उसको सुरक्षा देगा जिस पुलिस वाले को गाली दे रहा है। संविधान निर्माताओं को ये कल्पना भी नहीं होगी ना कि भाई जिस मिलिट्री के दम पर हम अपने घरों में सोए हैं उस मिलिट्री को बलात्कारी कहेगा और उसको गोली नहीं मारी जाएगी। संविधान निर्माताओं को तो ये कल्पना भी नहीं होगा ना। तो जब इन सब अनुभवों को ध्यान में रख करके हम जब एक बार पुनः निर्माण करेंगे भारतीय संविधान की, तो मैं समझता हूं कि भारत का संविधान अच्छा और बढ़िया निखर करके आएगा। तत्कालीन मैं जो तब के संविधान निर्माता उनके विद्वता पर लेस मात्र भी संदेह नहीं करता, लेकिन उन लोगों को कहां परिकल्पना थी कि खून पसीने और कई लाखों लोगों की कुर्बानी दे करके हमने जो आजादी हासिल की है, उस आजादी में हम इतना ज्यादा आजाद हो जाएंगे कि हम अपने ही भारत के संविधान की के धजिया उड़ाएंगे और अपने ही देश में कहेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम ये बोलेंगे और लोग चुप रहेंगे क्योंकि उनमें आजादी है उनको। ये तो कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं को होगा ही नहीं। तो जब हमारे विद्वान संविधान निर्माताओं को ये कल्पना ही नहीं होगा कि कोई हमारे यहाँ एक ऐसा शख्स बेवकूफ आदमी भी होगा जो हमारे ही बनाए संविधान के अधिकार को इस्तेमाल करके कहेगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसको पारितोषिक में क्या मिलेगा? टीवी डिबेट में हिस्सा, क्लास 1 ग्रेड की सुरक्षा और 5 स्टार होटल की व्यवस्था। अब वो लोगों के सभाओं में जाकर के बकवास करेगा। हमको ये बात तो पता ही नहीं था ना कि ऐसा भी होगा। भारत के संविधान निर्माताओं को कहाँ पता होगा कि हम उसमें एक ऐसा अधिकार देते कि आपको जब जरूरत हो तो जिस नेता को लगेगा कि हमारा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है वो कहेगा कि ठीक है हम साहबानों के इसको एक बार पुनः से कह देते हैं, जो आप कहिएगा वो
धत्ता सुप्रीम कोर्ट का है वो छोड़िए, हमारे पास अधिकार है पार्लियामेंट में मिला हुआ, हम संशोधन कर देंगे जो मुझे मर्जी, खाता ना भाई जो मैं कहूं वही सही। नरेंद्र मोदी को लगेगा कि यार ये क्या करना है, लाख कोशिश के बाद भी मुसलमान और दलित हमको हमारा हो नहीं रहा है, तो चलिए संविधान में एसटी एक और मजबूत कर दें, क्या कि दलित हमारा अपना बन जाए। क्षत्रिय ब्राह्मण मजबूरी में कहाँ जाएंगे, उनके तो चुना हुआ जनप्रतिनिधि कह देंगे कि ब्राह्मण ससुरे कहाँ जाएंगे, उनका अपना नेता कर मैं नहीं कराऊं, मैं किसी ब्राह्मण को गाली देने का औकात ही नहीं रखता। हम तो पूजो विप्र सकल गुण हीना वाले आदमी, हम तो विप्र को पूजने की बात मानते हैं, लेकिन उनका अपना जनप्रतिनिधि कहते हैं कि ससुर ब्राह्मण लोग कहाँ जाएंगे, भाई हमारे पास जवाब मार के आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुगालता है कि भाई स्वर्ण समाज का लोग कहीं नहीं जाएगा, दलित समाजी लोगों को संभालो। इसी संविधान की हम जय बोले, इसी संविधान की जय बोले जिस संविधान में 28 एकड़ के मकान में से एक आदमी फोन करके कहता है कि तुम हमारे पट्टी को अब्सेंट कर जाओ, हम तुमको मंत्री बना देंगे। हम इसी संविधान की जय बोले, हम इसी संविधान की जय बोले कि वो आदमी हट्टा कट्टा पहलवान है और जैसे ही कोई बात आता है वो एम्बुलेंस से तुरंत व्हील चेयर पर आ जाता है, और जैसे ही केस खत्म होता है तो एकदम दातुन करता हुआ 28 एकड़ के बंगले में घूम रहा है। और उस बिहार राज्य का मुख्यमंत्री रहा है जहां कोरोना काल में लोगों का बेड नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं और पड़ोसी राज्यों में भाग भाग कर इलाज के लिए आ रहे हैं। वहां का एक अकेला आदमी 28 एकड़ के एक मकान में रहा है जिसमें उसका सेवादार भी उसको मिला हुआ है, मतलब जेल में सेवादार, और वो सारी सुविधा जो मुख्यमंत्री के रूप में वो लेते थे, मतलब फोन मिलाने के लिए सहयोगी से लेकर के नहलाने धुलाने तक के सहयोगी तक उसको उसमें उपलब्ध है। हम उसी संविधान की जय बोले, जय बोले ना उस संविधान की, हम जय बोले संविधान की कि हम आपके को मिलकर कहते हैं कि जी हम और भाजपा मिलकर सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाने के बाद हम जिसके विरोध में सरकार बनाए उसके साथ मिलकर के सरकार चलाने लगेंगे। हम उसी की जय बोले ना, हम उसी संविधान की जय बोले जिसमें आलू टमाटर का रेट तो फिक्स है कि ये 20 रुपए किलो से लेकर के 50 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन एमपी एमएलए कितने रुपये का होगा ये फिक्स रेट नहीं है। उसी संविधान की जय बोले कि एक आदमी संसद में शपथ लेता है कि मैं फलाना पार्टी के सदस्य में निर्वाचित हुआ हूं, और 3 दिन बाद कहता है कि वो पार्टी सबसे खराब है और मैं फलाने वाले पार्टी का सदस्य निर्वाचित हो चुका हूं, सो ही हमने घोषित कर दिया, जी जनता ने हमको वोट दिया उसका कोई मतलब नहीं, वो हमको चुन के भेज दी, उसका काम खत्म, 5 साल तक मैं अपने मर्जी से बिकूंगा। हम उसी संविधान की जय बोले। मित्रों, आज समय आ गया है कि आप सब लोग जोर शोर से इस बात को उठाएं कि हमको हमारे संविधान की संशोधन की नहीं, संविधान के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। जिन सब बुराइयों का जो अनुभव हुआ है उसके जगह एक कड़ी और एक बड़ी सजा निर्धारित की जाए कि जो आदमी प्रदर्शन के आड़ में रेल पटरी उखाड़ेगा उसका हाथ उखाड़ ली जाएगी, जो आदमी प्रदर्शन के आड़ में महंगी गाड़ियों का शोरूम जलाया जाएगा उसको जिंदा जला दिया जाएगा, और जो सरकार हमारे जनहित के मुद्दे के लिए छोड़ करके अपना पेट भरने के काम करेगी उसको भूसा भर दिया जाएगा। इस तरह के कुछ कठोर प्रावधान हो तब जाकर के संभव है कि हमारा देश एक वो देश बने जिस देश की कल्पना हमारे संविधान निर्माता और हमारे आज़ादी के दीवानों ने किया था। और अगर नहीं होगा तो आप बैठ करके हुबो करिए, लोग मैट्रिक फेल को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे, उठाटेप को प्रधानमंत्री बनाते रहेंगे, और आप MBA BBA करते हुए बसों के टक्कर में लाइन लगाइए और टीवी पर बैठ करके साक्षात्कार सुनिए, वो साक्षात्कार जो आपके मतलब की नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार अपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप मांग करिए कि संविधान में संशोधन ही, संविधान में पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उन अनुभवों के आधार पर निर्माण में कुछ खामियों को हटाया जाए और कुछ अच्छाइयों को जोड़ी जाए। बात बंद करने से पहले एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना की घातकता बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत कड़ी है, इसलिए उसके बचाव के जो उपाय डॉक्टर बता रहे हैं, मतलब आप चेहरे पर मास्क लगा करके बाहर निकलें, अगर बहुत जरूरी है तो, नहीं तो बाहर ही ना निकलें, और नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहिए। मतलब वो रोजगार से हाथ धोना, सर्विस से हाथ धोना, इस सब के नहीं, साबुन से हाथ धोना, क्योंकि वो हाथ धोने से कोरोना नहीं जाएगा, साबुन से हाथ धोने पर कोरोना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।